राइट साइड, राइट राइट, तेरा वाला लेफ्ट, तेरा वाला लेफ्ट, तेरा लेफ्ट, और लेफ्ट, और लेफ्ट, और लेफ्ट, बस 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 बस, थैंक्स, थैंक्स यार, तेरा एहसान कैसे बोलूंगा मैं। चलो कहां तक पढ़ा था अपन ने? पी ब्लॉक पढ़ेंगे क्या? किसका? एस ब्लॉक का एक्सरसाइज 3। पहले एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं तो फिर क्या है वो अधूरा रह जाएगा तो मजा नहीं आएगा। नहीं आज ही कर लेंगे, आधे घंटे का टॉपिक है पहले। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक, नया दिन नया चैप्टर। है चलो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। नया दिन नया चैप्टर, नई उमंग नए उत्साह के साथ सब चुपचाप बैठे रहें और पी ब्लॉक पढ़ते रहें। चलो इधर देखो, अब पी ब्लॉक के अंदर 6 फैमिली आती है, ठीक है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है? बोरॉन और कार्बन फैमिली अपन पढ़ते हैं 11th में, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब हेलोजन और इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं 12th में, ठीक है? पर्टिकुलर फैमिली वाइज जो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाता है वो इसी तरीके से पढ़ा जाता है। बोरोन कार्बन 11th में और बाकी की फैमिलीज 12th में, और कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं वो 11th में भी पढ़े जाते हैं, 12th में भी पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कॉमन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और कॉमन कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये क्यों पी ब्लॉक में ही लगता है, बाकी में एस ब्लॉक में अपन ने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है? तो समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। चलो इधर देखना ध्यान से, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर मोटे तौर पे बोले तो एक लाइन का। बैंगन, आलू, इन, अब ये सब एलिमेंट कौन से ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के, ठीक है? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का होता है 13, 31, 49, 81, ठीक है? अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का होता है नियोन 3s2 3p1, गैलियम का होता है आर्गन 3d10 4s2 4p1, इंडियम का होता है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, और थेलियम का होता है जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1, ठीक है? ऐसा हमने एक बार पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था। किसके अंदर? कौन से टॉपिक में? कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था। तो वही कॉन्ट्रैक्शन यहां पर यूज में आएगा, क्योंकि जो भी बेस बनता है वो पीरियोडिक और केमिकल से ही बनता है, ठीक है?
अगर वो वाला बेस तुम्हारा ठीक है ना हो तो एक बार घर पे पढ़ के आना उन दोनों चैप्टर को, पीरियोडिक और केमिकल को, तो ये चैप्टर तुम्हें ऐसे लगेंगे कि सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। ऐसा क्यों बोलते हो आप? क्या 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, यही बोलते हैं। जैसे मान लो बोरोन है, अब बोरोन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? हीलियम का, इनर्ट गैस का, और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इसका मतलब कितना शो करेगा? +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन +3 शो करेगा, एल्यूमिनियम भी +3 शो करेगा, गैलियम भी +3 शो करेगा, इंडियम भी +3 शो करेगा, करेगा, लेकिन थेलियम +1 शो करेगा, लेकिन थेलियम +1 शो करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि बोरॉन +3 शो कर रहा है, एल्यूमिनियम +3 शो कर रहा है। हमने जितने भी कंपाउंड देखे एल्यूमिनियम के सब किसमें देखे? +3 में। गैलियम +3 शो कर रहा है, इंडियम +3 शो कर रहा है, लेकिन थेलियम +1 शो कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है इसी को ही पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर। आप समझना बात को क्यों कर रहा है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंडियम से थेलियम पे आते हो, ठीक है, तो इंडियम से थेलियम पे आने पर एटॉमिक नंबर 32 के अमाउंट से इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक नंबर 32 के अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 के अमाउंट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बढ़ता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 के अमाउंट से बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो इसका मतलब इंडियम से थेलियम पे आने पर अट्रैक्शन भी बहुत बल्क अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। अब साथ के साथ क्या हुआ, जैसे अभी आपने बोला कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 शो करता है ना? अब यहां पर मैंने आपको बोला है कि +1 शो कर रहा है, इसका मतलब क्या समझे? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और एक ही इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज होगा? 6p वाला। कौन सा लूज होगा? और 6p वाला लूज होगा, तो ये 6s2 वाला लूज क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, इंडियम से थेलियम पे आते हैं, तो इंडियम से थेलियम पे आने पर एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय 32, और 32 के अमाउंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर 4f सबशेल है, और साथ के साथ 5d सबशेल भी है। 4f सबशेल की शील्डिंग कैसी होगी और d की शील्डिंग कैसी होगी? अब इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो कि ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये 4f सबशेल है, ये 5d है, और ये 6s है ना? इसकी शील्डिंग पुअर, इसकी शील्डिंग नहीं, इसकी तो वेरी पुअर, इसकी पुअर। तो दोनों की शील्डिंग पुअर है, तो मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो किसके ऊपर बढ़ेगा? 6s के ऊपर। यही बात समझ में? क्या ही समझ में कि जैसे मान लो ये तो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट वाली मान लेते हैं, रैंडम डायग्राम बना लेते हैं, 4f है, ये वाली कौन सी है? 5d है, ये वाला कौन सा है? 6s, और 6p तो इसके बाहर ही होगा ना। अब इसकी शील्डिंग कैसी है? वेरी पुअर, वेरी पुअर है। इसकी शील्डिंग 5d की कैसी है? अब अगर शील्डिंग वेरी पुअर है, शील्डिंग पुअर है, इसका मतलब अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव क्या होगा? और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो किसके ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा? किसके ऊपर ज्यादा? और 6s के ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये रिमूव, और नहीं होंगे तो ओनली एंड ओनली कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? p वाला। ओनली कौन सा रिमूव होगा? और 6p वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो कितनी शो करी है? कितनी शो करी है? बात आई समझ में? अब इसको अपन डिफाइन करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है इनर्ट। इनर्ट से आप क्या समझते हो? इनर्ट गैस से क्या समझते हो? जो रिएक्ट नहीं करता, या जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर सब जगह, जैसे यहां भी 4s ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6s पार्टिसिपेट, 6s पार्टिसिपेट। तो इस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसको क्या बोलेंगे? इनर्ट। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे? इनर्ट। अब इस 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? और 2 को क्या बोलते हैं? इसकी वजह से क्या इफेक्ट आया कि ये थेलियम +1 शो कर रहा है, तो इसे बोला जाता है इनर्ट
पेयर इफेक्ट। थोड़ी सी बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भाई सिंपल बात यह है कि इंडियम से आप थेलियम पे आ रहे हो, तो ये प्रॉपर थेलियम के अंदर ही लग रहा है। प्रॉपर किसके अंदर लग रहा है? और थेलियम के अंदर ही क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? और 4f आ रहा है, तो 4f की शील्डिंग कैसी होती है? तो इसकी शील्डिंग वेरी पुअर होती है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि साथ के साथ क्या आ गया? 5 dB आ गया। और 5 dB आ गया तो इसकी शील्डिंग कैसी हुई? पुअर। जब दोनों की शील्डिंग ओवरऑल बात करें पुअर है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो किसके ऊपर बढ़ेगा? और 6s के ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो वो टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा। और टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा तो रिमूव ही, और नहीं होगा तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये कितनी शो करेगा? +1। आ गई बात समझ में? लॉजिक आ गया समझ में? तो बस इतना सा ही लॉजिक था। अब तो इसके क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने देखा बोरॉन फैमिली के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम जरूरी है क्या लिखना? क्या लगता है तुम्हें? जरूरी है लिखना? तो फिर ऐसा करो, एक बार लिख लो इसको। एक मिनट रुको यार। मैं सोच रहा हूं कि आगे भी बता देता अभी, क्योंकि अपने को पॉइंट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है बहुत सारी, मतलब पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है इसके अंदर। अरे फिर काटा कुटा हो जाता है, फिर उधर नहीं आएगा समझ। चलो इधर देखो, अब करता हूं मैं एडजस्ट। ये तो ग्रुप नंबर 13 था। कौन सा था ग्रुप नंबर 13? अगर अपन कार्बन फैमिली पे आते हैं, किस पे आते हैं? तो कार्बन फैमिली पे आते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ठीक है। नॉर्मल में अगर आपसे पूछा जाए CO2 के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? कितनी होगी? +4 होगी। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, तो कार्बन की +4 तो सिलिकॉन की भी, जर्मेनियम की भी, एसएन की भी, लेकिन पीबी की। क्योंकि आप ये देखो कि ये जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको बोला जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला जाएगा? बड़ी है ये, तो किसको क्या बोला? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कितनी है? +1, तो इसको क्या बोला? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए हायर और लोअर के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर हायर कितनी है, तो लोअर कितनी होगी? तो ये जो पीबी है ये कितनी शो करेगा? +2 शो करेगा। बात आई समझ में? अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने लिखा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी, राइट। नाइट्रोजन की कितनी होगी? +5, +5। अगर नाइट्रोजन की +5 तो फास्फोरस की +5, +5, +5। अब हायर और लोअर में डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, तो अगर इनकी 5 है तो इसकी कितनी होगी? बात आई समझ में? कोई डाउट? अब अगर यहां पे आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन का मतलब यह है कि आपने बोरोन से और इंडियम तक के लिए तो ये बोला कि ये +3 शो करते हैं, यही बोला। बोरोन से इंडियम तक के लिए बोला कि ये +3 शो करते हैं, और नीचे वाला जो गैलियम है, नीचे वाला जो क्या है गैलियम, ये कौन सी शो करता है? +1, +1। तो अगर आपसे कंपैरेटिव स्टडी पूछा जाए, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं पर्टिकुलर इसके लिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, HOS का मतलब क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बोरोन फैमिली के लिए +3, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ठीक है। हायर तो होगी +3, लोअर होगी +1। ऊपर वाले कौन सी शो कर रहे हैं? +3 शो कर रहे हैं, +3 शो कर रहे हैं, मतलब इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं आई बात समझ में? अगर आपसे कंपैरिजन करवाया जाए, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सी बात, हम ये बोल रहे हैं कि ये सब +3 शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक हम +3 शो करवाते हुए आए हैं। इसका मतलब इन सबके लिए +3 इज मोर स्टेबल देन +1, ठीक है। और अगर थेलियम के लिए बात करें तो थेलियम के लिए हमने क्या बोला है? +1 शो करता है, और +1 शो करता है, तो थेलियम के लिए +1 इज मोर स्टेबल देन +3। नहीं आई बात समझ में? आ गई क्या? तो यहां पर थेलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल होगी +3 के कंपैरिजन में, और बाकी के लिए +3 ज्यादा स्टेबल होगी +1 के कंपैरिजन में।
सेम केस यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन से लेके एसएन तक कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, तो +4 इज मोर स्टेबल देन +2, ठीक है। और अगर पीवी के लिए पूछा जाए तो पीवी के लिए +2 इज मोर स्टेबल देन +4। थोड़ी सी बात आई समझ में। अगर इनके लिए पूछा जाए +5 इज मोर स्टेबल देन +3, और अगर इसके लिए पूछा जाए +3 इज मोर स्टेबल देन +5। क्लियर है, कोई डाउट? श्योर, तो लिखो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी, रुकना 1 मिनट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्टनेस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बॉन्डिंग, टुवर्ड्स इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गई डेफिनेशन? कोई डाउट इसमें? तो लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। बेटा गैलियम के अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, सेम जिंक वाला केस है, जिंक +2 शो करता है ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ लिखो, इनर्टनेस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, inertness of 6s electrons towards bonding is called inert pair effect. Is called inert pair effect, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, फ्रॉम इंडियम टू थेलियम। अच्छा मेरी बात सुनना, अपन ने बोरॉन फैमिली के लिए इसको पढ़ा है ना, तो बोरॉन फैमिली के लिए इसको लिख लेते हैं, फिर कॉमनली सबके लिए बोल देंगे। फ्रॉम इंडियम टू थेलियम, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increases by amount of 32, and in thallium 4f and 5d subshells, 4f and 5d subshells are present, and shielding is poor. So Z effective increase on 6s electron. So Z effective increase on 6s electron, and it doesn't participate in bonding. So thallium show +1. So thallium show +1, Pb show +2, and bismuth Bi and bismuth show +3, ठीक है। अच्छा आगे भी और फैमिलीज होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, हेलोजन है और इनर्ट गैसेस है। तो वहां पर क्या होता है कि बिस्मिथ के आगे आप बढ़ोगे तो पोलेनियम आ जाएगा, फिर एस्टेटिन आ जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? और रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक इतना आइडिया नहीं है। तो अपन मेनली 3 ग्रुप के लिए ही इसको पढ़ते हैं, किसके लिए? बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। आगे एक पॉइंट लिखना,
दिस इफेक्ट is applicable for group number 13 14 15 13 14 15 राइट। और फिर एक और पॉइंट लिखना, अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हो, चलो रहने दो मत लिखो, अभी मैं समझा दूंगा उसको, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा उसको, ये लिख लो पूरा। क्योंकि वो पॉइंट लिखाऊंगा, अभी मेरे को एग्जांपल समझाना पड़ेगा, उसके लिए जगह नहीं है। तो अपने को एक तो एस ब्लॉक का डिस्कशन करना था और एक केमिकल बॉन्डिंग की थर्ड एक्सरसाइज बच रही है ना। हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई बात तो खाली जाने दिया कर जिसमें मत से, वो ऐसे हंस रहा है जैसे तो पता नहीं क्या कोई जोक मार दिया हो कि क्या हो गया हो। तेरे को ये समझ में आता है जोक क्या होता है और ऐसे नॉर्मल बात क्या होती है? हाँ ये तो लिखना ही है ना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसी पर ही क्वेश्चंस बेस्ड है।
है नाइट्रोजन, हाँ, जब नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। NH3 में -3, N2O3 में +3, N2O5 में +5। नहीं, कंपेयर करते हैं अपन। अभी देख, आगे भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे, बिना कंपैरिजन के अपने काम ही नहीं चलता। एक ट्रेंड तो बनाना पड़ता है ना, कि लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम गए तो, भले वो नहीं होता हो लेकिन लिखना तो पड़ता है कि लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हुआ, टॉप टू बॉटम गए तो क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा बोरॉन प्लस, एल्यूमिनियम प्लस, गैलियम प्लस, इंडियम प्लस एंड थेलियम प्लस। ठीक है, आपसे पूछा है कि इन सबके बीच में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि +1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, थेलियम है। और थेलियम +1 में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थेलियम +1 की होगी। और थेलियम +1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती हुई जाती है। ये हमने किसके बेस पर बोला, इस थेलियम को देखकर। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा B+3, Al+3, Ga+3, In+3 एंड Tl+3, सबसे कम स्टेबल कौन है, और Tl+3 सबसे कम स्टेबल है। यानी अगर हम टॉप टू बॉटम मूव किए तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और लोअर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात आई क्या समझ में, थोड़ी सी या पूरी सी। तो आप जो भी आंसर बोल रहे हो किसके बेस पे बोल रहे हो, थेलियम को देखते हुए। +1 स्टेबल है मतलब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और +3 अनस्टेबल है मतलब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो +3 की स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों ऑर्डर को लिख के आप पहले लिख लो। एक में कर लिया ना, बाकी वही ट्रेंड चला देते हैं अपन, ट्रेंड से मतलब है। हाँ, साइज छोटा है ना, बस बस अब क्या पूरी इनऑर्गेनिक समझाएगा कि उसको यार नहीं, सही बता रहा है वो, सही बता रहा है वो। बस 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 अब बस, अरे अब लिखो, लिखो, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट increases, and stability of higher oxidation state, and stability of higher oxidation state decreases. And stability of हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, किस केस में, टॉप टू बॉटम जब अपन मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा बोरोन +3,
और बोरोन प्लस। आपसे पूछा है दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? +3 की। पक्का? तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा Pb+2 एंड Pb+4। Pb, अच्छा ये पॉइंट सीधे ध्यान रख लेना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में थेलियम +1 Pb+2 Bi+3, थेलियम +1 Pb और Bi, बाकी सबके लिए तो कॉमन चलेगा। तो Pb+2 Pb+4 कौन ज्यादा स्टेबल? Pb+2। अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा Bi+3 और Bi+5, +3 या +5? पक्का? अगर मैंने यहां पे लिखा Sn+2 Sn+4, काजल सीता गीता स्नेहा, तो ऊपर वालों के लिए तो +4 ज्यादा स्टेबल होगी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? +4। ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा एल्यूमिनियम +1 एल्यूमिनियम +3, +3? पक्का? और ये अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ा था, याद है? +1 +2 +3 में कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो +1 और +3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? +3। कोई डाउट इसमें? श्योर? गैलियम +1 गैलियम +3, +3, तो गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी तो अपन बता सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। राइट है? यस सर बोला। फिर ठीक, मैंने कहा कोई डाउट आउट है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Ga+, है ना, गैलियम। ठीक है, गैलियम प्लस और गैलियम +3, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? गैलियम +3। पक्का? गैलियम और गैलियम +3 में गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल है, तो कोई भी आयन हुआ, कोई भी एलिमेंट हुआ, वो अनस्टेबल से स्टेबल की साइड जाएगा? जाएगा, हर कोई जाता है। तो गैलियम प्लस से गैलियम +3 में जाना चाहेगा, और गैलियम प्लस से गैलियम +3 में जाना चाहेगा, तो कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो किसकी तरह काम करता है? और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर कहीं गैलियम प्लस लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि गैलियम +1 में स्टेबल ही, और नहीं होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें जाएगा? +3 में। और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Pb+4, ठीक है, और इधर लिखा Pb+2, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? +2 या +4? और +2 ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब +4 से किसमें जाएगा? अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पक्का? और इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो Pb+4 में तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा थेलियम +3, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि +1 में जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आई समझ में? अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा Sn+2, ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है? क्यों? क्योंकि कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन फैमिली में केवल +2 शो करने का हक किसको है? Pb को। तो ये Sn+2 से किसमें जाएगा? और +4 में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करेगा तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। थोड़ी सी बात समझ में आई या पूरी आई? पूरी आई तो फिर लिख दो।
किस पे? मतलब Ga+3? नहीं, इन पे कमेंट, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना तो डिपेंड करता है ना कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है। लेकिन वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो लोअर में तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि गैलियम का कोई कंपाउंड मिलता ही नहीं जो +1 में। जैसे बोरोन का एक क्वेश्चन था रेस के अंदर कि बोरोन का जो है कौन सा था क्वेश्चन, कि बोरोन ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ग्राउंड स्टेट में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता? बोरोन है। उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? बोरोन। देख, मैंने कहा ना, खाली जाने दिया कर कुछ बात को। अभी क्या बोला तूने? ऑप्शन ही बोल दिया और हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, खाली जाने दिया कर ना कुछ बात को। कुछ बात खाली भी चल जाए तो बढ़िया रहता है। हर बात पे जो है अपने विचार व्यक्त कर देता है। मतलब यार, तो फिजिकल क्या बोलना सीख गया, अब तो मतलब उसके ऊपर कमेंट करने लग गया। एक टाइम पे जब तू वहां से आया था तो फिजिकल बोलता था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिजिकल क्या बोलने सीख गया, मतलब उसके ऊपर कमेंट करने लग गया। कहां तक लिख लिया? क्या आएगा आंसर? 4 आएगा। BiCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर +5 में होगा, जबकि इसकी स्टेबल कौन सी होती है? पक्का। और +3 स्टेबल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्लियर है? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को अपन चेंज करें, इस तरीके से कर दें, मतलब फटाफट आ जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। जैसे मान लो इसको अपन ने NCl5 कर दिया, सी होगा ना?
तो ये बस एक ही रहा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन की अपन ने क्वेश्चन का देखो, जैसे BiCl5 लिखा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से कर लिया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो NCl5 नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, तो इस वजह से NCl5 नहीं करेगा। तो अगर ऑप्शन चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। तो अभी तो अपन पढ़ रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो हमने यहां पर लिखा है BiCl5, और BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +3। क्या यार, उसकी मर्जी। नहीं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं पूछूंगा। डिस्कशन तो करके लाएगा एक्सरसाइज। तू क्यों परेशान हो रहा है? वो नहीं होता कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए TLI3, TLI3 इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि TLI3 लिखा हुआ है, तो थेलियम पे तो कंफर्म है +1 आएगा, और अगर थेलियम पे +1 आएगा तो बचे हुए के ऊपर क्या आएगा, -1, और -1 आएगा तो यहां पर क्या होगा, TL+1 और I3-। बात आई समझ में? और अगर इसी की जगह मान लो कि मैंने लिख दिया GaI3, तो गैलियम पे क्या होगा, यह कंफर्म है, और गैलियम पे +3 होगा तो बचे हुए के ऊपर 3I-। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और केवल ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही हो सकता है, और सिंपल वे में भी हो सकता है कि अगर थेलियम +1 होगा तो बचे हुए के ऊपर -1। ठीक है, कोई डाउट? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के। हाँ, कौन? हाँ करेगा ना, तभी तो लिखा है। चलो पेज नंबर 133। अच्छा, अगर इसका तुमसे नाम पूछा जाए ना TLI3 का, तो इसका नाम क्या होगा, थेलियम आयोडाइड। ठीक है, क्या नाम होगा, थेलियम आयोडाइड। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1, तो इसको बोलेंगे थेलियम, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाम क्या होगा, आयोडाइड। थेलियम आयोडाइड, नाम तो क्या होगा, कॉमन, थेलियम आयोडाइड। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि थेलियम सर +3 भी तो हो सकता है, तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया कि थेलियम किस में होगा, 1 में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करना, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 2। पहले लैंग्वेज सही से पढ़ना, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। क्या? पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2, बिगनर बॉक्स। क्वेश्चन थोड़ी अजीब सी है, सॉरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। बाबू भैया ने सेकंड बोला है। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ये,
क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है ये, देर इज अ टेंडेंसी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 15 of higher periods, particularly period 6 to form compounds with the ion having a positive charge of less than the group oxidation number, है ना, इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है। तो वही वाला हो गया कि कहना क्या चाहते हो। तो इसकी तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आ गई। इसकी तो समझ में आ गई कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे बोरॉन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +3 होगी। तो 6 पीरियड वाला कितनी शो कर रहा है, +1। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है। एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं तो देख लूं एक बार। पेज नंबर 157, बातें नहीं बिल्कुल भी, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। पेज नंबर 157 और क्वेश्चन नंबर है 10। अरे आंसर, पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 10। क्या है आंसर, सभी का 4 आ रहा है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम +1 का पूछा है, तो थेलियम के लिए +1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसी डायरेक्शन में साइन बना दो। और एक और करना, 14 क्वेश्चन इसी पेज पर, 14 आया आंसर। इसने बोला है इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डेट। तो ओवरऑल ये क्या बोल रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन बोल रहा है। इनएबिलिटी का मतलब कि वो बॉन्ड बनाने के लिए एबल ही नहीं है, इसका मतलब इनर्ट है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Sn+2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग होगा। और Pb+4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। बात क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है। तो आगे बढ़े और एस ब्लॉक को डिस्कस कर लें। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, अपना तो मेन टारगेट ये रहता है कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मालूम चल जाए, बाकी तो सब मोह माया है। बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कल कर लेंगे। चलो डिस्कशन करते हैं, आज एस ब्लॉक का करें। आज एस ब्लॉक का करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज थर्ड करके नहीं लाया, एस ब्लॉक करके लाया। एक्सरसाइज थर्ड कितने लोग करके लाए हैं, और एस ब्लॉक कितने। चलो फिर एस ब्लॉक करते हैं। पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर 1 है। बिगनर बॉक्स में डाउट है क्या तेरे को, इलस्ट्रेशन में भी डाउट है क्या तेरे को, उसमें तो आंसर ही लिखे हुए हैं। कौन सा डाउट है, कौन सा डाउट है। इसको मैं पी ब्लॉक में बताऊंगा, इसका आंसर होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो ये बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तब वहां पे बताऊंगा कि ये ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस वजह से किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। क्यों, जैसे वो लिथियम है ना,
अब उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? सेकंड है के। तो ऐसे बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? एल्यूमिनियम के साथ में। चलो एक्सरसाइज 1। अरे यार इलस्ट्रेशन में भी डाउट पूछेगा क्या रे यार? एम्फोटेरिक पूछा, एम्फोटेरिक कौन सा होता है? बोले अली जी। चलो आप बातें मत करो यार, अब तू फिर वापस बोला ना। चलो बातें नहीं, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, जो भी डिस्कशन करना है मेरे से करना। पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। 3 के अंदर कॉमन आयन कौन है? हाइड्रोजन। और मोनो है या पॉली है? मोनो है तो थर्मल स्टेबिलिटी किससे देखेंगे? लेटिस एनर्जी से। सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4th। ठीक है, चलो 4 नंबर। फोन नंबर के अंदर पूछा है कि अरे फिर वही मैंने मना कर दिया, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन विच कंपाउंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले में देखेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, कैल्शियम पे ऑलवेज कितना आएगा? और बचे हुए के ऊपर -1, तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड। तो एक बार अपन ने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड एक्वस में सबसे ज्यादा आयंस होते हैं, सॉलिड के अंदर आयंस नहीं होते हैं। और मोल्टन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, तो कुछ ना कुछ आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्री आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री कहां रहेगा? जैसे K+ और Cl-, Na+, Cl-। तो कंडक्टिविटी के लिए दो ही रीजन होते हैं, या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आयोनिक कंपाउंड जो कंडक्टिविटी शो करते हैं वो फ्री आयंस की वजह से करते हैं। चलो 10, 11 कौन सा? सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर विगरसली देन लिथियम। अब इसमें क्या डाउट आ गया? टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी नहीं दी हुई इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव से देख लो। 12, 13, 14, 15। 13 के अंदर लिखा हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो कोई सी भी गैस यहां पर नहीं देगा। तो आंसर आएगा 4th। 14, 15, 16, 17 कौन सा? 17। अरे मैंने वो एलम बताया था ना, पोटाश एलम, तो लिथियम नहीं बना था ना। पोटाश एलम क्या होता है? डबल सोल्टी तो होता है। ठीक है। 18 नेटिव का मतलब होता है, नेटिव का मतलब होता है अकेले मिलना, आइसोलेट फॉर्म में मिलना। अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कैमरामैन? बैठा तो ऐसे जैसे पार्क में बैठा हो। जब मैंने अभी मना कर दी कि कोई आपस में डिस्कशन नहीं करेगा, तो फिर क्यों ज्ञानी बन रहा है? एटीन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम अकर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नेटिव स्टेट का मतलब होता है कि अगर अर्थ के अंदर कोई भी मिल रहा है तो अकेला सोडियम मिले।
ठीक है, तो कोई सी भी मेटल ऐसी नहीं है जो नेटिव स्टेट में मिलेगी, सब ना कुछ कंपाउंड वो बना के रहेगी। चाहे अगर अपन बात करें सोडियम की, तो सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा? NaCl की फॉर्म में, अकेला सोडियम नहीं मिलेगा। पोटेशियम KCl की फॉर्म में। कोई सी भी मेटल ले लो, आयरन, आयरन का और होता है हेमेटाइट, ये पढ़ा होगा 10th में, Fe2O3, तो वो भी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगी। तो कोई सी भी मेटल हो, सब कंबाइंड स्टेट में ही मिलती है। नेटिव का मतलब होता है अकेले। ठीक है। 19 के अंदर लिखा हुआ है विच डीकंपोज ऑन हीटिंग। तो फर्स्ट एक कार्बोनेट डीकंपोज नहीं होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। 20, 21, 22, 22। अरे यार, सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, लिखवाया था ना मैंने। इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना, तो पॉलीएटॉमिक में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ओड आता है तो पेरा और इवन आता है तो डाया। 27 कौन सा है? 23 में करवाया था मैंने, ये पी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगा। हाइड्रोलाइसिस पूरा ही एक टॉपिक है। Li3n है, तो Li3n के अंदर दो टाइप के आयंस होंगे, एक तो होगा Li+, दूसरा होगा N-3। ठीक है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा? एक तो H+ होगा, एक OH- होगा। 3 मोल ले लिया अपन ने डायरेक्टली, 3H+, 3OH-। ठीक है, तो OH तो अटैच हो जाएगा इसके साथ और H अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? ये NH3। तो सिंपल सी लाइन अभी के लिए तुम ध्यान रख सकते हो, हाइड्रोलाइसिस पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वहां पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी सी लाइन ध्यान रख सकते हो कि अगर नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है। अरे अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, पी ब्लॉक में है, कल परसों में आ जाएगा वो। तो भी उसकी तरह ही हो गया, करना पड़ता है यार। अरे तू कोई बात खाली नहीं जाने देता, अभी देख ये भी खाली नहीं जाने दी तेने। 24, 25 है, 25। मैंने लास्ट में एक लाइन लिखवाई थी कि LiCl, MgCl2, CaCl2 ये सब हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है ना। और फर्स्ट है कि लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। हाँ। 26, 27, तूने आज कैमरा सही करा। चलो, डांट दे के वो ऐसे बैठा हुआ ही। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तू आगे पीछे वालों को, एक वो बगल वाला भी ऐसा ही, ये पीछे बैठा है जो, ये इधर यूं हाथ करके उससे बातें कर रहा, फिर वो मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, ऐसे पीछे मुड़ के बातें करेगा तो गर्दन में झटका आ जाएगा। फिर गर्दन में वो बड़ा वाला पट्टा बांधना पड़ता है, फिर उसके बाद गर्दन भी नहीं मुड़ती, नीचे भी नहीं होती। इसमें पूछा है कि RBCS द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। अब ये सब मेटल से, तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो सब रिड्यूसिंग की तरह काम करेगी, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RBCS इन सब में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? CS। तो CS सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग नेचर के, रिड्यूसिंग नेचर के।
28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 31। बेरिलियम और मैग्नीशियम किसने पूछा? तेने पूछा क्या? लिखवाया है यार। 32, 33, 34, 35, 35। Alkali metals give color in Bunsen flame due to low IP, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है उसके अंदर कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है? हाई आईपी। तो बाकी कलर क्यों शो करते हैं? लो आईपी की वजह से। स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई है तो अपने पीरियड में तो लार्जेस्ट होती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो कलर शो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा और कलर शो होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। क्या सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्या? तो कलर शो होगा। इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना है उसका? इसने लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा तो कलर शो होगा या नहीं होगा, डजंट मैटर। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो नहीं करेंगे, तो 2 वाले भी कर रहे हैं। चलो 36। मतलब ये जो यहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना, वो अपन ने लिखा ना कि बेरिलियम मैग्नीशियम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका आईपी ज्यादा है, तो बाकी क्यों शो कर रहे हैं? कम है। 36, 37, 38, 39। कौन सा? 38। एट रूम टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। 39, 39, 39 में लिखा है द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हार्डन बाय। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर की फॉर्म में मिलता है, अगर उसमें पानी मिला दोगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा। तो कंबाइनिंग विद वाटर, कहना क्या चाहते हो? यहाँ डेड बन प्लास्टर का है? डेड बन प्लास्टर तो पाउडर की फॉर्म में होता है, पीओपी भी पाउडर की फॉर्म में होता है। डेड बन प्लास्टर थोड़ा ड्राई पाउडर होता है, पीओपी लेस ड्राई होता है। चलो 40, 41। कौन सा? अरे ये केमिकल बॉन्डिंग का है यार। 41, 42, 43। कौन सा? Mg+2 डज नॉट फॉर्म एदर peroxide और सुपर ऑक्साइड। Mg+2 क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्यों बनाता है? हाई फाई। और हाई फाई क्यों होता है? हाँ, कौन सा स्टेबिलिटी? नहीं तो साइज छोटा है ना, अपन ने वैसे ही तो एक्सप्लेन किया कि साइज छोटा है तो फाई ज्यादा होगा, तो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो इसमें अगर इस तरीके से लिखा होता कि फाई ज्यादा है तो वो आंसर चल जाता, साइज छोटी है तो बात तो दोनों का मतलब तो एक ही है। 44 और 45। कौन सा? 45 में सबको हिट करेगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। पता डाउट क्या है? रिएक्शन केमिकल बॉन्डिंग में पड़ी थी ना, कार्बोनेट को हीट करा था, नाइट्रेट को करा था, हाइड्रोक्साइड को करा था। चलो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 2 में क्या डाउट आया? फोर्थ कैसे होगा? ना मोटू
तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर NaO इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, नाम O2 यानी NaAlO2। ठीक है, थर्ड वाले में मैंने NaOH की रिएक्शन करवाई थी SiO2 के साथ में, ईचिंग ऑफ ग्लास बोला था, बातें नहीं बिल्कुल भी। प्योर सोडियम मेटल डिजोल्ड इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, करेक्ट है। और NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में मैंने बोला था कि सस्पेंशन, क्या, लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर जो होता है ना उसको मिल्क ऑफ लाइम क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ लाइम का मतलब होता है कि नीचे जो सस्पेंशन बचा हुआ है ना हेवी पार्टिकल, उसको बोला जाता है मिल्क। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा सोचो तुम कि एक तो होता है लाइम वाटर, ठीक है, और एक होता है मिल्क ऑफ लाइम। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे एक तो पानी होता है अपने और एक मिल्क होता है, दूध होता है, ठीक है, दोनों में से गाढ़ा कौन होता है, राइट। तो इसी तरीके से लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, दोनों में से गाढ़ा कौन होगा। तो जब भी अपन लाइम वाटर बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें डिसोल्व करते हैं और कुछ टाइम बाद उसको रख देते हैं, तो कुछ नीचे सेटल हो जाता है, कुछ पानी ऊपर रह जाता है। तो ऊपर वाले पानी को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। 4 नंबर LiCl, MgCl2, CaCl2 हाइड्रेटेड फॉर्म में रह सकते हैं, बाकी फंसते वाले नहीं रह सकते। फोर्थ पॉइंट लिखा था सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। चलो एक्सरसाइज थर्ड नहीं बनाए, पक्का। चलो तो फिर नेक्स्ट टर्न पे। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट टर्न पे।